मोहल्ले में दुर्लभ स्पाइनल मस्कुलर एस्ट्रोफी टाइप 1 से पीड़ित 7 माह की मासूम बच्ची नूर फातिमा का मंगलवार को निधन हो गया। बेटी को बचाने के लिए जन सहयोग से 40 लाख रुपए की राशि एकत्रित की गई थी। नूर के इलाज के लिए सहयोग करने वाले लोगों में उसकी मौत से बड़ा झटका लगा है। इस मासूम को बचाने के लिए 16 करोड़ रुपए की लागत वाला एक इंजेक्शन लगाया जाना था। संयुक्त राज्य अमेरिका से इसे आयात किया जाना था। सामान्य परिवार से आने वाले नूर फातिमा के पिता जिशान के लिए इतनी बड़ी राशि जुटाना संभव नहीं था। ऐसे में उसके परिजनों ने और मित्रों ने जन सहयोग से रुपए जुटाने का सिलसिला शुरू किया, जिसके तहत 40 लाख रुपए एकत्रित हुए। लेकिन ये राशि 16 करोड़ रुपए की जरूरत को देखते हुए बेहद कम थी। ऐसे में नूर को समय पर आवश्यक इंजेक्शन न मिलने की वजह से उसकी तबीयत बिगड़ती चली गई और मंगलवार को अस्पताल में डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित किया। खबर कोलायत शहर जहां थाना अंतर्गत एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। एक कलयुगी पिता ने अपने 7 साल के बेटे को पानी के कुंड में फेंककर उस पर पत्थर मारकर हत्या कर दी। इस घटना से गांव में सनसनी फैल गई। मिली जानकारी के अनुसार कोलायत थाना क्षेत्र के सियाणा भटियान गांव में मुलाराम का 7 वर्षीय बेटा मोहन घर में खेल रहा था। मुलाराम पर अचानक पागलपन सवार हुआ। बेटे को उठाया और पानी के कुंड में फेंक दिया। निर्दयता की हद देखिए। बेटा पानी में छटपटाने लगा और बाहर निकलने की कोशिश करने लगा तो उस पर पत्थर मारे और कुंड का ढक्कन बंद कर दिया। इस लोमहर्षक घटना से पूरा गांव सन्न रह गया। एसएचओ ने बताया कि मुलाराम को राउंड अप कर लिया गया है। उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। उसके छोटे भाई गोविंद मेघवाल की रिपोर्ट पर आरोपी के विरुद्ध हत्या का मामला दर्ज किया गया। राजस्थान में कांग्रेस की राजनीति ने अब अलग ही रंग जमा लिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का धड़ा दोनों ही रुकने का नाम नहीं ले रहे। आज दिन में पहले पंडित भंवरलाल शर्मा, बाद में बीएसपी विधायकों ने सीएम अशोक गहलोत की तरफदारी करते हुए अपनी बात रखी, तो शाम को पायलट गुट से विधायक इंद्रराज गुर्जर ने मीडिया से बात की और कहा, सचिन पायलट कांग्रेस कार्यकर्ताओं के आत्मसम्मान की बात उठा रहे हैं तो पार्टी विरोधी क्या है। विधायक इंद्रराज गुर्जर बसपा विधायकों पर भी खूब बरसे। उन्होंने कहा कि वे अनुशासन का पाठ पढ़ाएंगे जो दूसरे दलों को छोड़कर बसपा में गए और वहां से कांग्रेस में आए। उन्होंने इन्हें कांग्रेस का इतिहास तक पता नहीं और कांग्रेस की भले की वे क्या बात करेंगे। विधायक इंद्रराज गुर्जर ने यह भी कहा कि कल जो भाजपा या बसपा से आए लोग अनुशासन का पाठ पढ़ा रहे हैं। उन्होंने बसपा विधायक संदीप यादव पर भी निशाना साधा। गौरतलब है कि पायलट समर्थक विराटनगर विधानसभा क्षेत्रीय विधायक इंद्रराज गुर्जर को पायलट ने ही टिकट देकर क्षेत्र में विधानसभा में भेजा। विधायक इंद्रराज गुर्जर को खास सिपह सलारों में गिना जाता है। 10 महीने पहले हम लोगों की बात हुई, उन मुद्दों को हल करने का काम पार्टी को करना चाहिए और कांग्रेस आलाकमान इस मामले में सतर्क है। हमेशा हम बार बार इस बात को कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने इस देश को बहुत बड़े बड़े नेता दिए हैं। कांग्रेस पार्टी ने इस देश को अपना एक इतिहास दिया है। हम सब लोग चाहते हैं, हम सब लोग कांग्रेस के लोग हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी मजबूती से इस देश में वापस खड़ी हो और इस राजस्थान में 2023 में हम सब लोग वापस कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने का काम करें। इस तरीके के सुझाव पायलट साहब देने का काम कर रहे हैं। इसमें कौन सी गलत बात कही और वही बात हम आज करें। ठीक है कि आपने अपनी बात रखी है पायलट साहब के द्वारा जो आपके पास बात आई है, लेकिन इसमें अगर मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होता है तो पायलट साहब और उनके साथ जो विधायक है वो क्या कदम उठाएंगे? देखिए, आज स्पेशल जो मेरा बोलने का मकसद है कि आज दिन में मैं हमारे बीएसपी से जो साथी आए उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था। वो हम लोगों को गद्दार कह रहे हैं। जिन लोगों ने कांग्रेस पार्टी को खून पसीने से सींचा उन लोगों को गद्दार कह रहे हैं। मैं आप लोगों के माध्यम से उनको कहना चाहूंगा कि भाई संदीप यादव जी ने जो बात कही कि हमने सरकार बचाई, संदीप जी सरकार बनाई किसने? सबसे पहले अगर सरकार बनती नहीं तो आप कांग्रेस में आते कहां से? आप तो उस समय आए जब हमारी सरकार बन चुकी थी, हमारे पास स्पष्ट बहुमत था, उसके बाद आप कांग्रेस पार्टी में। नहीं, लेकिन सर वो तो कह रहे हैं कि हमने समर्थन दिया है, उसके बाद में सरकार बनी है। अगर हम समर्थन नहीं देते तो कांग्रेस सरकार नहीं बनती। हमारे पास 101 एमएलए थे, ध्यान आपको, तो उनके समर्थन की कहां जरूरत पड़ रही थी? तो वो बयान क्यों दे रहे हैं? मैं वही, जब आपको पता है 200 में से 101 एमएलए कांग्रेस पार्टी के थे, तो 101 एमएलए बहुमत होता ही नहीं होता पार्टी का, विधानसभा में बहुमत होता है कि नहीं होता? जब 101 एमएलए हमारे पास थे, लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस नेतृत्व में, कांग्रेस में उनको शामिल किया। हम इस बात का स्वागत करते हैं। हमें कतई इस बात की वो नहीं है
कि हमारा परिवार अगर बढ़ रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन जिस तरीके से हम लोगों को गद्दार कहने का काम किया और किन लोगों ने कहा, उनका खुद का इतिहास आप देखें। संदीप जी पहले बीजेपी में थे, आपके यूथ बोर्ड के वाइस प्रेसिडेंट थे। जब बीजेपी ने उनको टिकट नहीं दिया, बीएसपी में चले गए, बीएसपी को धोखा देकर के कांग्रेस में आ गए। किस मुंह से गद्दारी की बात करते हैं? किस मुंह से गद्दारी की बात करते हैं? बात करने से पहले आदमी को अपने गिरबा में झांकना चाहिए कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। हम गद्दार बता रहे हैं सीसरा मोड़ा के परिवार को, जिस परिवार ने अपना इतिहास दिया 60 साल तक इस राजस्थान की राजनीति में। सीसरा मोड़ा ने अपना इतिहास दिया है। हम गद्दार बता रहे हैं हेमाराम चौधरी जी को, जो कि मालानी के गांधी के नाम से जाने जाते हैं, 6 बार के विधायक रहे। जयपुर के चोमू लॉकडाउन में मिली थोड़ी ढील के बाद अब दुकानदार मनमानी करते नजर आ रहे हैं। राजधानी जयपुर के चोमू कस्बे में लॉकडाउन की पालना करवाने के लिए पुलिस और प्रशासन अधिकारी भी फील्ड में निकले। इस दौरान एसडीएम उपेंद्र शर्मा, एसीपी राजेंद्र सिंह, थानाधिकारी हेमराज सिंह महज जाब्ते से फील्ड में निकले। पुलिस की गाड़ी और पुलिस जाब्ते को देखकर एक बार तो बाजार में हड़कंप मच गया, तो वहीं दुकानदार आनन फानन में दुकानें बंद करते नजर आए। ऐसे में पुलिस ने गाइडलाइन की अवहेलना करने वाले कई दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की। कई दुकानदारों के चालान भी काटे गए। इधर पुलिस ने लोगों से कोरोना गाइडलाइन की पालना करने की अपील की है। झालावाड़ जिले के डग में जलदाय विभाग की पाइपलाइन लीकेज हुई, जिससे घंटों व्यर्थ पेयजल बहता रहा। भीषण गर्मी के दौर में आमजन को पेयजल किल्लत झेलनी पड़ी, तो वहीं जलदाय विभाग की मुख्य पाइपलाइन कई जगह से लीकेज होने के बावजूद विभाग इसकी कोई सुध नहीं ले रहा। डग चौमेला रोड पर जलदाय विभाग के सामने मुख्य राइजिंग लाइन में लीकेज होने से घंटों पेयजल बहता रहा, जिसकी विभाग के अधिकारियों ने सुध नहीं ली। इस लीकेज से कस्बे के कई मोहल्लों में कम दबाव से पानी आया, जिससे आमजन को परेशान होना पड़ा। सिमरिया तहसील के अंतर्गत ग्राम कोलकरहिया में बिटिया श्रीमती मनीषा पटेल, पिता सुदन पटेल, जिसकी शादी धनीराम पटेल, पिता श्यामलाल पटेल के साथ खैरा थाना गैसाबाद जिला दमोह में हुई, लेकिन ससुराल में उस बेटी के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, जिसके चलते आत्महत्या करने को मजबूर हो गई। शादी के 10 महीने के अंदर ही उसकी जान ले ली। उसके माता पिता को जैसे पता चला तो उसे दमोह में भर्ती किया। अंत में जबलपुर में अंतिम सांस ले ली। पुलिस ने मामला दर्ज किया, लेकिन 2 महीने बाद भी पुलिस अपराधियों को नहीं पकड़ पाई है। गांव कौन सा है? कोलकरहिया। अच्छा, आपकी लड़की के साथ क्या हुआ है? आप खेरा गांव में आई थी सर। जी खेरा गांव से उन लोगों ने, तीनों लोगों ने मारा मेरी बच्ची को। जी 1 साल शादी को नहीं हुआ। जी दहेज के कारण 1 लाख रुपए रह गए थे उनके। उन्होंने कहा गाड़ी के लिए मेरे पैसे छोड़ते हैं, गाड़ी के लिए दे पैसा ला। बच्ची से कहा हमने, बच्ची ने हमसे बताया कि पैसा मांगते हुए। हमने कहा ठीक है, आज नहीं है अपने पास, पैसा मिल जाएंगे आपके। फिर दोबारा भी कहा इसने, हम भी ठीक है, खेत बेच के हम देते हैं। फिर जो लेवा ले गया शादी के में, इसने मेरी बच्ची को मार डाला। तीनों जन ने, श्यामलाल ने, धनीराम ने और संगीता ने, तीनों जन ने मार डाला। फिर हटा ले गया जी, बगैर पूछे, मैंने कोई जानकारी नहीं दी। एक गांव के ने बताया कि वो तुम्हारी बच्ची बताओ फांसी लगा ले। हमने कहा हमें कोई जानकारी नहीं, काले हटा ले गए। हमने हटा गए, जैसे हटा गए, चिल्लाते रहे बहुत ज्यादा जोर से। अच्छा, पुलिस ने अभी कोई कार्रवाई की है? कार्रवाई नहीं की। अच्छा, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी। दमोह सुना लाई, जी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है बनी। अच्छा, जो आरोपी हैं उनसे आपको डर लगता है? उनका दो ही टाइम आते हैं। अच्छा, भेव कैसे करते हैं, मारते हैं, राजीनामा देता, दे नहीं देता। अच्छा, इस तरह की धमकी उसके दे? रिश्तेदार हैं थे, रिश्तेदार द्वारा हमको धमकी दिवाता है। वो खुद देता है। आज भी आया था। अच्छा, वो आज भी आया, कहा दे रहा है कि राजीनामा नहीं दे रहा। चलिए ठीक। का क्या नाम है? मीरा। कहाँ से? कोलकरहिया। अच्छा, आपकी लड़की के साथ क्या हुआ है? खेरा गांव में शादी करी थी। जी उनने मार पीट के जो कुछ भी करा हो, मार डाला उनने। हमको कोई जानकारी नहीं दी। तब हमें जानकारी मिली, तब हम हटा गए। हटा में भी भर्ती करे रहे। 8 जने बच्ची के ऊपर लदे तुले रहे। हमने रेफर कराया बच्ची का, जबलपुर ले, दमोह ले गए। दमोह से हम जबलपुर ले गए। बच्ची ने फिर कोई मुंह हिलाया। हमने बच्ची से पूछा, बेटा क्यों फांसी लगाई? बेटा बोली, ऐसे मुंह हिलाया बच्ची ने। बच्ची ने कोई मुंह से शब्द नहीं निकाला।
अच्छा, पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की आरोपियों पुलिस पर? हमने हमने खूब जानकारी दी, बयान भी हमारे लगे, उनने कुछ बनी करे सुनाई नहीं भाई हमारी। अच्छा, आप लड़की की माँ हैं? हाँ, हम लड़की की माँ। खबर एटा से है, जहां 3 दिन पूर्व कोतवाली देहात क्षेत्र के ग्राम पवास में ठेका शराब की लूट और सेल्समैन अपहरण कांड का खुलासा हुआ। भाई और साथियों संग चोरी की 30 पेटी शराब चोरी की गई थी, जिसमें मास्टरमाइंड सहित 3 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए। मामले के अनुसार रात में कुछ अज्ञात बदमाश वादी की ग्राम पवास स्थित देशी शराब की दुकान का ताला काटकर 30 पेटी मस्ती ब्रांड की लूट ले गए। साथ ही दुकान के सेल्समैन विजय यादव उर्फ रिंकू पुत्र राम नरेश निवासी रामनगर ओढ़नी थाना मारहरा एटा उम्र 20 वर्ष का अपहरण कर ले गए। इस सूचना पर पुलिस ने अज्ञात पंजीकृत किया। वहीं थाना कोतवाली देहात पुलिस और जनपदीय स्वाट टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर प्रकाश में आए मुख्य आरोपी रिंकू सहित 3 अभियुक्तों को तिराहे से सुबह गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों की जमा तलाशी से 9,000 रुपए बरामद किए गए। माल चोरी करने की घटना को अंजाम दिया था और अपने अपराध की घटना बताई थी, क्या खुलासा हुआ है इसमें? ये थाना कोतवाली देहात का मामला है। ये एक प्रवास गांव पड़ता है, वहाँ सड़क के किनारे एक देशी शराब की दुकान है, जहाँ पर उसका सेल्समैन उसी दुकान की छत पर लेटता था, सोता था। 12 तारीख की सुबह सूचना प्राप्त हुई कि दुकान का शटर कटा हुआ है, शराब चोरी हो चुकी है और जो सेल्समैन है वो भी घटनास्थल से गायब है। इस संशय घटना को संज्ञान आते ही पुलिस टीम सक्रिय हुई और जब तहकीकात की गई तो ये क्लियर हुआ कि जो सेल्समैन है उसके भाई है, उसके द्वारा सुबह सूचना दी गई थी अनुज्ञापी को कि दुकान कटी है। जब उससे पूछा गया कि आपके पास सूचना कहाँ से पहुँची, उसने बताया पड़ोस में फौजी ने फ़ोन किया था। उसी से फौजी को बुलाया गया, फौजी बताया मैंने कुछ फ़ोन किया ही नहीं था। इस पूछताछ में कई कड़ियाँ ऐसी थीं जो कहीं ना कहीं कहानी में चुभन दिखाई पड़ रहा था। जब सख्ती पूछताछ की गई तो चला कि जो सेल्समैन था रिंकू, उसके बड़े भाई ने साजिश करके अपने 3 साथियों सहित एक घटना को अंजाम दिया था और जो 30 पेटियाँ देशी शराब की वो चोरी कर ले गए थे और अपने भाई का अपना दिखाने के उद्देश्य से पूरा जो है ये एक पटकथा लिखी गई थी। उसको पुलिस ने आज जो है 3 लोग गिरफ्तार करते हुए खुलासा किया है। एक अभियुक्त है लव कुमार, जो एक अपनी बोलेरो गाड़ी लेके आया था और पेटियाँ की दारू भर के ले गया था, उसकी तलाश जारी है और 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। क्या ये अपहरण का झूठा नाटक रचा गया था? ये बिल्कुल अपनी योजना के तहत कि जो सेल्समैन गायब हो जाएगा तो लोगों को शक नहीं होगा कि इनकी मिली भगत है, उसी क्रम में ये पूरा एक साजिश रची गई। खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां बांदा में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा अनोखा काम को अंजाम दिया जा रहा था। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या अनोखा काम है। इन महाशयों द्वारा जनपद के गरीब और असहाय मजदूर तबके के लोगों से अवैध वसूली करने का काम किया जा रहा था। जब इनसे पूछा गया कि किस बात की वसूली है तो पहले बताने से इनकार किया और फिर मारपीट पर आमदा हो गए, लेकिन प्रयासों के बाद बताया कि वे बजरंग दल से हैं। बंगाल पैसे भेजने के लिए वसूली की जा रही है। अब सवाल ये उठता है कि क्या देश के प्रधानमंत्री या प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने इन दलों के नेताओं को गरीबों से अवैध वसूली कर पैसे बंगाल भेजने को कहा, या फिर बंगाल के नाम पर अपनी जेबें भरने का काम कर रहे हैं। आज कोतवाली नगर में जो है ये सूचना प्राप्त हुई कि कुछ टेम्पो पर जो है बालू घूरागढ़ से बालू लाद करके कुछ टेम्पो चालक जा रहे हैं और कोटरा चौराहे के पास में कुछ लोग जो है उनको रोक करके उनसे चंदा वसूली के नाम पर पैसा वसूल रहे हैं। इस सूचना पर तत्काल पुलिस फोर्स वहाँ मौके पर पहुँची और वहाँ मौके से 8 लोग जो है उनको थाने पर लाया गया। इस संबंध में टेम्पो चालकों द्वारा एक तहरीर थाने पर दी गई है, जिसके संबंध में थाने पर अभियोग घोषित किया गया है तथा इन 8 लोगों को जो है जमानत में चलते पर उनको छोड़ा गया है कि किसी 3 साल से कम की सजा और इसमें इसकी विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। और ये जानकारी प्राप्त हुई कि ये लोग बजरंग दल से जुड़े हुए थे और कुछ अपना इस तरह से चंदा उगाही का कार्य कर रहे हैं। सर अभी बाहर हंगामा भी हो रहा था, काफ़ी देर हंगामा चला। कोतवाली का घेराव भी किया है सर इन्होंने? नहीं, घेराव नहीं, यहाँ इकट्ठा हुए थे सब लोग क्योंकि उनका संगठन है, संगठन के नाते उनके किन धाराओं में कार्रवाई हुई है सर? 384
हाँ भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रजनीश कुमार है। रजनीश कुमार। अच्छा रजनीश जी, कौन सी जगह है? ये भूरागढ़ में खड़े हैं सर। भूरागढ़ में खड़े हो। रजनीश, किस तरह की वसूली हो रही थी यहाँ पे, क्या कहा जा रहा था? सर हमसे ये कहा जा रहा था कि सर ऐसा करो, 100 रुपए गाड़ी हमें चाहिए। अच्छा। और मंदिर में से कोई लगाने के लिए कह रहे थे। मंदिर के लिए। अच्छा। तो हमने कहा भाई ऐसा करो, 100 रुपए गाड़ी हम कैसे दे पाएंगे, भाड़े की गाड़ी चला रहे हैं और ऐसे करेंगे तो हमने कहा कि कैसे क्या होगा। हम कह रहे थे कि हम अपने मालिक को बुला रहे हैं, कराइए है वो। अच्छा, कौन लोग हैं ये? हम इन्हें पहचानते नहीं है सर। पहचानते नहीं है? तो आपने पैसा दिया है? हाँ सर। कितना पैसा दिया है? हमने 2 गाड़ियों का 100 रुपए दिया है, मांग रहे थे 100 रुपए मुझसे। 100 रुपए। कितने लोग, कितने पैसा दे चुके हैं अभी तक? कितने रिक्शे वाले? लगभग कम 15 गाड़ी थी, सारे लोगों ने दिया। 15 गाड़ियों ने पैसा दे चुके लगभग। ठीक। हाँ भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा केशव पाल नाम है, मैं छात्र संघ उपाध्यक्ष हूँ। अच्छा केशव जी, क्या घटना हुई यहाँ पर, क्या हुआ था, क्या आपने देखा? आप घटना यहाँ पे ये हुई है कि चूंकि हम लोग ग्रामीण से जुड़े हैं, ये तो हमारा गांव घर है। यहाँ से जो रिक्शा वाले गरीब लोग हैं बेचारे, अपनी रोजी रोटी के लिए इस कोरोना जैसी महामारी में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, परिवार का पेट पाल रहे हैं। वो लोग रिक्शे में बोरी भर के बालू शहर ले जाते हैं बेचने, गरीब लोग हैं। मैं यहाँ से गुजर रहा था, जैसे कि देखा कि बहुत सारे लड़के इकट्ठा हैं, वो लोग अवैध वसूली कर रहे हैं, डरा धमका रहे हैं। जब पूछा गया तो उन्होंने बताया कि हम बजरंग दल के हैं, हम लोगों को पैसा बाहर भेजना है। पूछा किस लिए भेजना है, तो बोले बंगाल हमको ये पैसा भेजना है, इसलिए हम वसूली कर रहे हैं। हालांकि हमने इसका विरोध किया तो वो आमादा हो गए हमसे लड़ाई करने में। अभी सीएम योगी आए थे, रिक्शे वालों के लिए कहा गया था, इसके बाद भी रिक्शे वालों से वसूली कर रहे हैं। जी बिल्कुल, यही सरकार में इनकी हो रहा है। इनका एक नारा था, न गुंडा राज न भ्रष्टाचार। आपको सामने देखने को मिल रहा है। आपने काफी देर यहाँ खड़े रहे हैं, आप लगभग कितने रिक्शों से वसूली किया होगा? करीब इन्होंने 100-150 रिक्शा वालों से वसूली किया, सुबह से वसूली। कितना पैसा ले रहे थे पर रिक्शा से? 100 रुपए पर चक्कर ले रहे थे। 100 रुपए पर चक्कर। जी। लगभग कितने लोग रहे होंगे? लगभग ये थे करीब 30-40 लड़के। 30-40 लोग। क्या नाम भैया तुम्हारे? विनोद कुमार। विनोद, कौन सी जगह है विनोद जी? भूरागढ़। क्या दिक्कत थी विनोद, क्या हुआ है, क्या हो रहा था यहाँ पर? यहाँ पे क्या कुछ थे, ये हर चक्कर में 100 रुपए मांग रहे हैं। अच्छा। बालू के लिए। कौन लोग मांग रहे थे? ये बजरंग दल वाले। बजरंग दल वाले। कितने लोगों ने अभी तक दिया पैसा? अब 10-20 लोगों ने दिया। आपने भी दिया है? अभी हमने नहीं दिया। आपसे कितना मांग रहे थे? बस ऐसे ही कह रहे हैं, बालू अवैध बालू लेके आ रहे हैं। तो अवैध बालू है तो क्या ये कोई उससे, क्या कोई उससे जिस तरह पैसा मांग रहे हैं ये लोग? किस विभाग से? सरकारी कर्मचारी? हमें समझ में नहीं आ रहा, हम भी पूछ रहे हैं, हमें भी समझ में नहीं आ रहा। तो आप लोगों ने पूछा था कि किस बात को पैसा ले रहे हैं आप लोग? तो कह रहे हैं बजरंग दल वाले हैं। अच्छा, तो अवैध वसूली करेंगे बजरंग दल वाले हैं तो? कह रहे हैं बंगाल से हैं, तो बंगाल में भेजने के लिए 2 लाख रुपए तक वसूली। कहाँ भेजने को? बंगाल के लिए। बंगाल में 2 लाख रुपए। तो क्या रिक्शे वालों से वसूलेंगे? हाँ। ऐसे ही? हाँ। तो आप लोगों ने किसी उच्च अधिकारी को अभी तक शिकायत की है? नहीं, अभी चौकी आया नहीं जानकारी। खबर उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर से है, जहां जिले में कोरोना की जांच करने वाले सरकारी एंटीजन किट अवैध कालाबाजारी करते हुए 4 संविदा कर्मियों को पुलिस ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया। चारों अभियुक्तों के पास से 2000 सरकारी एंटीजन टेस्ट किट बरामद किए गए, जिसकी कीमत 23 लाख रुपए आंकी गई। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संदीप चौधरी ने बताया कि जानकारी के अनुसार कुछ सरकारी कर्मचारी एंटीजन किट की कालाबाजारी कर रहे हैं और अवैध रूप से बेच रहे हैं। उन्होंने तत्काल पुलिस अधीक्षक से बात कर एसओजी टीम के साथ टीम गठित कर चारों लोगों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज किया। उन्होंने आगे कहा कि इस तरह की किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वास्थ्य विभाग बर्दाश्त नहीं करेगा। सिद्धार्थनगर में अवैध तरीके से सरकारी एंटीजन किट को बेचा जा रहा है। इस सूचना पर प्रशासन, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त कार्रवाई के क्रम में चेकिंग और दबिश दी गई, जिसमें 4 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए। साथ ही उनके कब्जे से 2000 एंटीजन बरामद हुआ। सूत्रों से जानकारी प्राप्त हुई कि कुछ लोग सरकारी एंटीजन का कालाबाजारी में लिप्त हैं, जिसकी सूचना पुलिस विभाग से साझा की गई और संयुक्त टीम स्वास्थ्य विभाग, जिला प्रशासन और पुलिस विभाग की बनाई गई और इन्हें रंगे हाथ पकड़ा गया और इनके साथ 2000 एंटीजन किट की बरामदी हुई और इनके नाम है विनोद तिवारी, ओमकार तिवारी, मुख्तार अली, शिवशंकर चौधरी, जिन पे मुकदमा दर्ज करके इन्हें जेल भेजा जा चुका है और आगे भी इस तरह की कोई कार्रवाई करते हुए व्यक्ति पकड़ा जाएगा तो उन्हें
मुकदमा दर्ज करके जेल भेजा जाएगा और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। सर कितने किट मतलब कितने एंटीजन किट? 2000 एंटीजन किट इनके पास रंगे हाथ पकड़ी गई हैं। तो क्या बरामद कर लिए गए? 2000 एंटीजन किट इनके पास पकड़ के बरामद की गई और सील कर दी गई। नूरपुर क्षेत्र के ग्राम ढेला में कब्रिस्तान में खड़े आम और शीशम के पेड़ बिना परमिट के ग्रामीणों से हमसाज होकर ठेकेदारों ने रातों रात काट डाले। सुबह होने पर ग्रामीणों को जब जानकारी मिली तो वे मौके पर पहुंचे और पेड़ काटने वाले ठेकेदार का विरोध किया तो ठेकेदार ने ग्रामीणों के साथ गाली गलौज और मारपीट की। इसकी शिकायत लेकर लोग थाना नूरपुर पहुंचे लेकिन वहां कोई सुनवाई नहीं हुई। शिकायतकर्ता ग्रामीण जरीफ अहमद धामपुर पहुंचे जहाँ एडीएम बिजनौर से शिकायत की और उनकी वार्ता को ध्यान से सुना। चांदपुर एसडीएम को जांच के आदेश दिए गए। नाम है आपका? मेरा नाम जरीफ अहमद है। कहाँ के रहने वाले हैं? आज धामपुर में एडीएम साहब से शिकायत की है, क्या है पूरा मामला बताइए। जी हमारे जो कल कब्रिस्तान के पेड़ जो है रात में काट लिए गए और इसमें जो है अन्य नाम भी खोल दिए गए। सोनू है, शरीफ है, वल्दियत और जरीफ है, वल्दियत शरीफ है और जी भानु है और भानु की जो मुखरान है वल्दियत और जी गांव के जो किस चीज के पेड़ काटे थे? कब्रिस्तान के पेड़ हैं, जारत भी वहाँ पे है। पेड़ किस चीज के थे? आम के हैं और जामुन के हैं और जी शीशम के हैं। शीशम में आज धमाल उन्होंने उठा लिया रात में। तो रात में चोरी के पेड़ चोरी से काटे हैं? चोरी से काटे हैं। कोई परमिट बनवाया? ना कुछ नहीं परमिट हो रही, कुछ नहीं, ना हमसे कोई बात करी कब्रिस्तान वाले से। एक उसमें जो साथ में जो है साकिर नाम का जो है शराब की किस्म का है, उससे बात करके उन्होंने जो है रात में मामला। खबर आगरा से है जहां थाना सदर बाजार के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। पिछले दिनों प्रॉपर्टी डीलर एडवोकेट हरीश पचौरी की हत्या का अभियुक्त विष्णु प्रकाश रावत की 24 करोड़ 51 लाख की संपत्ति कुर्क की गई। मौके पर एसपी सिटी पी रोहन बोत्रिम मौके पर मौजूद रहे। हत्या में शामिल 8 अभियुक्तों को 308 के मुकदमे में जेल भेजा गया। तो वहीं हरीश पचौरी के हत्याकांड का मुख्य आरोपी विष्णु रावत पूर्व में भी भूमाफिया हत्या और कई मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। सदर क्षेत्र में करीबन 6-7 महीने पहले हरीश पचौरी जो एडवोकेट हैं उनका दिन दहाड़े उनको गोली मार के उनकी हत्या कर दी गई थी। उस पूरे जो षड्यंत्र था उसका पर्दाफाश किया गया। 7-8 लोगों को उसमें जेल भेजा गया और उसमें जो मुख्य अभियुक्त है विष्णु प्रकाश रावत जो है वो और उनके जो ब्रदर हैं उनके इन लोगों की उनके अगेंस्ट गैंगस्टर का मुकदमा भी पंजीकृत किया गया था। सभी लोगों के अगेंस्ट गैंगस्टर का मुकदमा इसमें पंजीकृत किया गया था। 14/1 की जो गैंगस्टर की कार्रवाई होती है उसमें रिपोर्ट प्रेषित पुलिस द्वारा की गई थी और उसमें जिलाधिकारी महोदय द्वारा इसमें आदेश किया गया है आज कि इनकी प्रॉपर्टी को कुर्क किया जाए, जब्तीकरण इनका किया जाए। तो हम लोग इस जब्तीकरण की साइट पे हैं। लगभग 6 प्रॉपर्टीज़ विष्णु प्रकाश रावत की यहाँ पे जब्तीकरण का आदेश हम लोगों को प्राप्त हुआ है, जिसके तहत ये कार्रवाई जो है वो की जा रही है। कुल जो अनुमानित इसकी कीमत है लगभग 25 से 26 करोड़ रुपए की इसकी कीमत है जिस प्रॉपर्टी का जब्तीकरण आज किया जा रहा है। कुछ संपत्ति इसमें ये बेच चुका है वो। देखिए जो संपत्ति अभी हमारे पास जो कुर्की का आदेश आया है उसको कुर्क किया जाएगा। कोई भी संपत्ति इसमें से बेची नहीं गई है। खबर जनपद से है जहां बिजनौर के थाना चांदपुर के नागौर गांव में किसी बात को लेकर एक समुदाय के लोगों में विवाद हो गया। ये विवाद इतना बढ़ा कि एक पक्ष की ओर से फायरिंग की गई। इसकी सूचना पुलिस को मिली। सूचना पर पुलिस ने मुखबिर की सहायता से अभियुक्तों को गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई करते हुए मुकदमा पंजीकृत किया। आपको बता दें कि जनपद बिजनौर के थाना चांदपुर क्षेत्र के गाँव नागौर में एक ही पक्ष के लोगों में रात्रि में किसी बात को लेकर विवाद हुआ और एक दूसरे पर फायरिंग कर दी। गनीमत रही कि कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। तो वहीं सूचना पुलिस को मिलते ही मुखबिर की सहायता से दोनों बदमाशों को धर दबोचा। थाना चांदपुर के नारनौर गांव में रात्रि में लगभग 9:30 बजे एक ही समुदाय के 2 पक्षों में मामूली कहासुनी वाद विवाद हुआ। मुलजिम पक्ष के 3 लोगों ने तमंचा निकाल करके फायर कर दिया। यद्यप फायर आर्म इंजरी किसी को नहीं है। छत्रसाल ने 307 आईपीसी का अभियोग पंजीकृत कराया है 3 लोगों के खिलाफ। बलवीर और परविंदर 2 नामित अभियुक्तों को मैं तमंचे के गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य विधिक कार्रवाई करके इनको जेल भेजा जा रहा है। तीसरे अभियुक्त की गिरफ्तारी शीघ्र कर ली जाएगी। आगरा में जहां एक तरफ शहर में कोरोना संक्रमित की चेन तोड़ने में प्रशासन एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है, तो वहीं आगरा के थाना मंटोला क्षेत्र में कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई गई।
टोरंट पावर ने टोरंट के अधिकारियों ने सरकार की गाइडलाइन को ताक पर रखकर 300 कर्मचारियों के साथ दबंगई दिखाई और मलिन बस्ती में लोगों के मीटर काटे। तो वहीं डोलीखार मंटोली के लोगों ने टोरंट पावर अधिकारियों से बात कर कहा कि लॉकडाउन के बाद व्यापार बंद है, ऐसे में कुछ दिन का वक्त दे दिया जाए ताकि वे बिल का भुगतान कर सके। अधिकारियों ने मनील बस्ती के लोगों की एक नहीं सुनी और टोरंट पावर के अधिकारी और कर्मचारियों क्षेत्रवासियों का कहना है कि कोरोना के समय इतनी बड़ी संख्या में टोरंट पावर के लोग आए, किसी के पास मास्क नहीं था और सैनिटाइजर भी नहीं था। अब देखना होगा कि आगरा पुलिस टोरंट कंपनी के खिलाफ क्या कार्रवाई करती है। खबर है बिहार के बेगूसराय से, जहां 42 वर्षीय एक युवक की मौत निजी अस्पताल में ऑपरेशन के बाद इलाज के दौरान हुई। मौत के बाद जहां परिजनों में कोहराम मच गया, तो वहीं मोहल्ले वाले क्लिनिक के डॉक्टरों को कोसते नजर आए। घटना नगर थाना क्षेत्र के निगम हीरा लाल चौक निवासी जयनारायण शाह का लगभग 42 वर्षीय पुत्र पंकज कुमार की बताई गई। परिजनों ने अस्पताल के डॉक्टरों पर आरोप लगाते हुए कहा कि मौत डॉक्टर की लापरवाही का नतीजा है। मृतक का छोटा भाई नीरज कुमार ने कहा कि डॉक्टर द्वारा बताया गया कि पित्त की थैली में पस भरा था। नीरज ने कहा कि यदि पस था तो जांच रिपोर्ट में क्यों नहीं दिखाया गया। खबर जनपद शहर, जहां कासगंज पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सोनकर के कुशल निर्देशन और अपर पुलिस अधीक्षक कासगंज आदित्य प्रकाश वर्मा के नेतृत्व में सभी थानों पर अपराध और अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के क्रम में थाना सोरो पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर एक नफर अभियुक्त सत्यभान पुत्र रमेश चंद्र निवासी ग्राम प्रहलादपुर थाना सोरो जनपद कासगंज को एनआर पब्लिक स्कूल से प्रहलादपुर की तरफ से गिरफ्तार करने में सफलता मिली। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से अदद पिस्टल 32 बोर बरामद की गई, जिसके आधार पर थाने में मामला दर्ज किया गया।